Hi everybody. Today we are going to discuss about the spermatogenesis, यानी कि शुक्राणुओं का बनना। यानी कि जो सीमेन के अंदर एक लाइव स्ट्रक्चर होती है जिसको हम स्पर्म कहते हैं यानी कि शुक्राणु कहते हैं, तो उसका फॉर्मेशन, उसके बनने का जो प्रोसेस है उसी को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। यानी कि प्रोडक्शन ऑफ मैच्योर मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स इज कॉल्ड द स्पर्मेटोजेनेसिस। पर डे टेस्टिस जो होते हैं आपका 200 to 300 मिलियन स्पर्म का प्रोडक्शन करते हैं पर डे, लेकिन उनमें से आधे ही विएबल रह पाते हैं। यानी कि 50% ही विएबल जो है उनमें से रह पाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि एक स्पर्म को तैयार होने में कितना वक्त लगता है। देखिए, इसको दो तरह से हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू ट्राइटियम लेबल्ड बायोप्सिस उसमें आपका 74 डेज लगते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू डीएनए क्लॉक मेजरमेंट उसमें 120 डेज जो है वो आपका लगते हैं। देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस कब शुरू होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस शुरू होता है आपका जब इंसान बचपन से जवानी में दाखिल होता है, यानी कि प्यूबर्टी के वक्त। प्यूबर्टी से ये आपका मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं। स्पर्मेटोगोनियम पहले यानी कि जर्म सेल पहले से पड़ी हुई है, लेकिन वो मैच्योर होने का जो उनका प्रोसेस है वो आपका आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि जब प्यूबर्टी आ जाती है उसके बाद वो बनना शुरू हो जाते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन। हार्मोन के कंट्रोल में, यानी कि हार्मोन जो है आपका, कौन से हार्मोन किस तरह से होता है, वो दिमाग के अंदर एक जो है जगह होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, वहां से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। वो हार्मोन आपका स्टिमुलेट करता है या अफेक्ट करता है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट को जो है वो आपका स्टिमुलेट करता है, और वहां से फिर दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक होता है FSH और एक होता है LH। FSH मीन्स होता है आपका फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH मीन्स होता है आपका ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH यानी कि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपका इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? सेल्स ऑफ सार्टोली के अंदर। सेल्स ऑफ सार्टोली पर अपना इफेक्ट करता है, और सेल्स ऑफ सार्टोली जो है वो आपका प्रोमोट करते हैं या स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। दूसरा हार्मोन जो है आपका, जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यानी कि LH, वो आपका इफेक्ट डालते हैं लेडिंग सेल ऑफ टेस्टिस पर। लेडिंग सेल ऑफ टेस्टिस पर जो आपका प्रोडक्शन करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का, यानी कि मेल सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन करते हैं, और वो फिर वो हार्मोन भी आपका सेल्स ऑफ सार्टोली को स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। किस तरह से? देखिए, ये आपका हाइपोथैलेमस है, यानी कि गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये इफेक्ट डालता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर डालता है। वहां से दो हार्मोन रिलीज होते हैं FSH और LH। FSH जो है इफेक्ट करता है सेल्स ऑफ सार्टोली को, और सेल्स ऑफ सार्टोली फिर स्टिमुलेट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को। इसी तरह से ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये इफेक्ट करता है आपका लेडिंग सेल्स को, लेडिंग सेल्स ऑफ टेस्टिस अभी बताऊंगा आपको, और ये आपका प्रोड्यूस करता है किसको? लेडिंग सेल प्रोड्यूस करते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। तो ये हार्मोन भी दोबारा से इफेक्ट डालते हैं आपका सेल्स ऑफ सार्टोली को, यानी कि उसको फिर जो है वो एक्साइट करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। किसके लिए? कि वो स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करे। वो अब ये प्रोसेस होता देखिए किस तरह से है। ये यहां पर हमने आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाए हैं, ये पेनिस है और ये टेस्टिस है। इस टेस्टिस के अंदर ये आपका, हमने टेस्टिस को बाहर दिखा दिया निकाल के। टेस्टिस में छोटे छोटे लोब्स होते हैं, उन लोब्स के अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। यहां आप इसमें देख सकते हैं, हमने एक लोब बाहर निकाला तो इसके अंदर ये आपका ट्यूब है जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। इसी ट्यूब्यूल के अंदर आपका जो स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है वो इसी ट्यूब्यूल के अंदर जो है वो आपका होता है। यहां पर हमने उसका आपको दिखाया है क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन यानी कि इस तरह से कट करके ट्यूब को हमने ऐसे कट कर दिया, तो उसे क्रॉस सेक्शन में इसके अंदर जो है आपका स्पर्म का प्रोडक्शन, एक स्पर्मेटोजेनेसिस कैसे प्रोड्यूस हो रहा है वो आप देखिए कि इसके चारों तरफ सबसे आउटर साइड में
ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स को हम लेडिग सेल्स कहते हैं। लेडिग सेल्स कहते हैं, जो आपका प्रोडक्शन करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन करती है। और ये लेडिग से यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो आपका इफेक्ट किस पर डालते हैं? इन सेल्स पर डालते हैं। इनको हम कहते हैं सेल्स ऑफ सार्टोली। सेल्स ऑफ सार्टोली यानी कि सेल्स ऑफ सार्टोली, इनके बीच में यहां जगह जगह पर ये आपका जर्म सेल पड़ी हुई है, जिनको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं इनको, स्पर्मेटोगोनियम। इसी स्पर्मेटोगोनियम से आपका आगे फर्दर जो है स्पर्म का प्रोडक्शन होना है, यानी कि ये यहां पर 1 से 2, अभी आगे पूरा प्रोसेस आपको अलग बताऊंगा। तो ये आपका इस तरह से प्रोडक्शन होते हुए ये वाल के अंदर, यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन कहां से शुरू होता है? वॉल ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की वॉल के अंदर ये प्रोडक्शन शुरू होता है, और ये जब फॉर्म हो जाता है तो ये आपका इस स्ट्रक्चर यानी कि लूमेन के अंदर जो बीच में जगह है, रास्ता है, उसके अंदर आकर स्पर्म आपके इकट्ठा होते रहते हैं, और फिर वो वहां से आगे जाकर स्पर्म में यहां पर आ गए ल्यूमेन के अंदर, और फिर यहां से आपका इस ट्यूब के जरिए होते हुए टेस्टिस से बाहर निकलेंगे, और टेस्टिस के बाहर ये स्ट्रक्चर लगी हुई है जिसको हम इपीडिडाइमिस कहते हैं। उस इपीडिडाइमिस में जाकर ये स्पर्म स्टोर हो जाते हैं, और जरूरत के मुताबिक फिर यहां से बाहर निकाले जाते हैं या बाहर निकलते हैं। तो यहां पर ये आपका सेल्स ऑफ सार्टोली जो है क्या करती है? ये सेल्स ऑफ सार्टोली जो है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को स्टिमुलेट करती है, और इसके साथ साथ आपका इनको सपोर्ट और न्यूट्रिशन देने का भी काम करती है। स्पर्मेटोगोनियम को सपोर्ट और न्यूट्रिशन देने का काम भी आपका सेल्स ऑफ सार्टोली करती है। इनके सपोर्ट से, न्यूट्रिशन से ये मैच्योरेशन की तरफ जाते हैं, और मैच्योर होकर इस ल्यूमेन के अंदर, इस रास्ते के अंदर आ जाती है, और फिर यहां इस ट्यूब के अंदर आ जाती है, और ट्यूब से ये आपका इसमें इपीडाइमिस में चली जाती है। ये स्पर्म जो है सब इपीडाइमिस के अंदर चले जाते हैं। तो ये सेल्स ऑफ सार्टोली ये स्ट्रक्चर जो है क्या आपका स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम, इसी स्पर्मेटोगोनियम से आगे जो है आपका स्पर्म तैयार होना है, मैच्योर स्पर्म तैयार होना है। वो प्रोसेस कैसे है वो आप इस तरह देखिए, प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से जाके ये खत्म होता है। देखिए, सबसे पहली जो जर्म सेल होती है उसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोगोनियम, यानी कि ये एक स्ट्रक्चर है जिसको हम स्पर्मेटोगोनियम कहते हैं। इसी से आपका स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। अब एक ये स्पर्मेटोगोनियम जो है जिसके अंदर क्रोमोसोम की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, वो होते हैं आपका डिप्लॉयड नंबर, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम। देखिए यहां एक दो लग है, एक डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड। डिप्लॉयड का मतलब है आपका क्रोमोसोम की संख्या जो है वो आपका 46 और हैप्लॉयड का मतलब है कि आधी, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स का प्रेजेंट। डिप्लॉयड 46 क्रोमोसोम्स और हैप्लॉयड यानी कि 23 क्रोमोसोम्स। तो यहां पर स्पर्मेटोगोनियम के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं यानी कि वो होते हैं आपका डिप्लॉयड, यानी कि 2n, यानी कि 46 क्रोमोसोम होते हैं। फिर ये स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस के जरिए, माइटोसिस सेल डिवीजन के जरिए दो हिस्सों में टूट जाती है। माइटोसिस, ये आपका स्पर्मेटोगोनियम माइटोसिस डिवीजन के जरिए, माइटोसिस डिवीजन के जरिए जो है वो आपका दो सेल के अंदर टूट जाती है, टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम और टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। तो स्पर्मेटोगोनियम जो है आपका माइटोसिस डिवीजन के जरिए दो पार्ट में टूट जाती है, यानी कि दो आपका नेक्स्ट सेल में टूट जाती है, जिसको हम एक को बोलते हैं टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम, दूसरी को टाइप बी स्पर्मेटोगोनियम। इनके अंदर चूंकि माइटोसिस डिवीजन में एक खास बात होती है कि ये जब डिवीजन होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं, डिप्लॉयड ही रहते हैं। तो यहां पर क्रोमोसोम की संख्या अभी भी 2n ही है, यानी कि डिप्लॉयड ही है। उसके बाद इसमें फिर सेकंड जो है आपका डिवीजन होता है टाइप बी के अंदर, फिर माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन इसके अंदर होता है। तो ये फिर दो सेल्स के अंदर, यानी कि
दो स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं। इनमें चूंकि माइटोसिस डिवीजन हुआ है तो क्रोमोसोम की संख्या अभी भी 2n यानी कि डिप्लॉयड ही है। अब ये जो एक स्पर्मेटोसाइट है यानी कि जिसको हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं, फिर दोनों की दोनों हम इसमें से एक को लेके चलते हैं, एक को बताते हैं कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ऐसे ही ये टूटेगी, ऐसे ही ये टूटेगी। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है फिर दो नई सेल्स में डिवाइड हो जाती है मियोसिस डिवीजन के जरिए। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन के जरिए ये फिर दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो अब इसका नाम हो जाता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इसका जो है आपका नाम हो जाता है, और इसमें क्रोमोसोम की जो संख्या है वो आधी रह जाती है, हैप्लॉइड हो जाते हैं। यानी कि मियोसिस का जो डिवीजन होता है, मियोसिस फर्स्ट, उसमें आपका क्रोमोसोम की संख्या आधी आधी दोनों तरफ चली जाती है। तो इसमें एन यानी कि हैप्लॉइड नंबर वो रह जाते हैं क्रोमोसोम्स, और इसको हम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का नाम देते हैं। फिर ईच स्पर्मेटोसाइट यानी कि जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो फिर दो के अंदर टूट जाती है, यानी कि दो डिवीजन उसके अंदर रहता है, जिसको हम मियोसिस सेकेंड डिवीजन इसके अंदर होता है। और ये हर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो दो के अंदर, यानी कि दो ये, तो चार स्पर्मेटिड्स में जो है वो आपका टूट जाती है। चार स्पर्मेटिड्स इससे फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि नई जो सेल्स बनती है उसको हम स्पर्मेटिड्स का नाम देते हैं। अब मियोसिस सेकंड डिवीजन की ये खास होती है कि इसमें भी बिल्कुल जिस तरह से माइटोसिस होता है, माइटोसिस की तरह से ही इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहता है। तो मियोसिस सेकंड में जब मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है तो उसमें क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, जस्ट लाइक माइटोसिस की तरह से ही वही जो है इसके अंदर संख्या रहती है, यानी कि 23 इसमें है। तो ये दो पार्ट बने तो इसमें दोनों में 23 यानी कि हैप्लॉइड नंबर ही रह जाते हैं। तो ये आप मेरी स्ट्रक्चर जो है आपका क्या कहलाती है, ये स्पर्मेटिड कहलाती है। और ये स्पर्मेटिड क्या है, यही जो है आपका इमेच्योर स्पर्म है, अभी इमेच्योर। फिर अब इसके अंदर कोई डिवीजन नहीं होगा, बल्कि सिर्फ जो है ये स्पर्मेटिड डेवलप हो जाती है स्पर्म के अंदर, यानी कि जो नई स्ट्रक्चर फॉर्म होगी ये आपका मैच्योर स्पर्म जो है इसके अंदर बन जाता है। स्पर्मेटिड से ही आपका मैच्योर स्पर्म जो है वो आपका डेवलप हो जाता है, और जब ये मैच्योर हो जाता है तो ये आपका इस ल्यूमेन के अंदर आ जाएगा, और यहां से फिर जो है ये एपिडिडाइमिस में जाकर स्टोर हो जाता है। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है ये दो फेज में पूरा होता है, दो फेज में। एक फेज होती है आपकी स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, और दूसरी फेज होती है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस जो है वो आपका स्पर्मेटोगोनियम से लेकर और स्पर्मेटिड तक जो प्रोसेस है, इसमें स्पर्मेटोगोनियम टाइप ए, टाइप बी, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और आपका स्पर्मेटिड, ये आपका स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस फेज में होगा। और दूसरी फेज है आपकी स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से लेकर और मैच्योर स्पर्म तक की जो स्टेज है वो स्पर्मियोजेनेसिस कहलाती है। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस का जो प्रोसेस है, स्पर्मियोजेनेसिस यानी कि स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने तक का, इमेच्योर स्पर्म से मैच्योर स्पर्म बनने तक का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। उसमें क्या होता है, इसमें चार फेज होती है। नंबर 1 गोल्गी फेज, नंबर 2 एक्रोसोमल फेज, नंबर 3 टेल फेज, और नंबर 4 मैच्योरेशन फेज। गोल्गी फेज में क्या होता है, गोल्गी फेज में आपका न्यूक्लियस के बराबर में आपका गोल्गी बॉडी फॉर्म हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम एक्रोसोम। एंजाइम एक्रोसोम की फॉर्म में आपका यहां पर गोल्गी बॉडी फॉर्म हो जाती है, गोल्गी बॉडी। उसके बाद दूसरी फेज आती है एक्रोसोमल फेज। अब ये जो एक्रोसोम है यानी कि गोल्गी बॉडी, एक्रोसोम जो है ये न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है एक इकट्ठा हो जाता है, यानी कि इस तरह से इसके चारों तरफ, न्यूक्लियस के चारों तरफ आ जाता है, और ये जो है यहां पर इसकी स्पर्म का जो हेड होता है उसकी कैप फॉर्म करता है। तीसरी फेज है टेल फेज। अब इस टेल फेज में क्या होगा कि इसके अंदर जो है जो आपका न्यूक्लियस और सेंट्रियोल है, वो सेंट्रियोल जो है वो आपका इलोंगेटेड हो जाता है। सेंट्रियोल जो है वो आपका
इलोंगेटेड हो जाता है और यानी कि टेल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसके अंदर टेल फॉर्म हो जाती है। उसके बाद मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में क्या है कि ये जो साइटोप्लाज्म है, जो इसके चारों तरफ बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म है, ये आपका लॉस होना शुरू हो जाता है, डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। तो फिर इसमें से आपका मैच्योर स्पर्म जो है वो आपका बाहर निकल जाता है, यानी कि इसके चारों तरफ की साइटोप्लाज्म लॉस हो गई और वहां पर जो है आपका स्पर्म निकल गया, स्पर्म तैयार हो गया। तो ये जो प्रोसेस है, यानी कि यहां से लेकर स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्म के रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है, यानी कि यहां पर स्पर्म रिलीज हो गया, तो स्पर्म रिलीज होने का जो प्रोसेस होता है उसको हम स्पर्मिएशन कहते हैं। यानी कि स्पर्म का रिलीज होना क्या कहलाता है? स्पर्मिएशन कहलाता है, जो कि अभी नॉन मोटाइल स्टेज में है। लेकिन ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम के इफेक्ट में आपका जो है क्या होता है कि ये जो है एपिडर्मिस तक जाकर जो है वो आपका मोटाइल कंडीशन में आ जाता है और अब ये तैयार होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। फर्टिलाइजेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है, यानी कि कुल मिलाकर ये स्पर्मेटोजेनेसिस है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपका यानी कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनती है और एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 4 स्पर्म का प्रोडक्शन करती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि एक स्पर्मेटोगोनियम से 8 स्पर्म जो है आपका जाके तैयार हो जाते हैं। अब आते हैं टाइप ए का। इस टाइप ए का क्या हुआ? यहां पर स्पर्मेटोगोनियम 2 हिस्सों में टूटी थी, टाइप ए और टाइप बी। टाइप बी में तो ये प्रोसेस आ गया पूरा। टाइप ए का क्या होता है? टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम जो है, ये टाइप ए स्पर्मेटोगोनियम जो है ये 2 तरह की होती है, ये यानी कि ए डार्क और ए पेल, एक डार्क और एक पेल। तो जो डार्क होती है, ये डार्क तो रिजर्व जर्म सेल की तरह से रह जाती है, रिजर्व जर्म सेल की तरह से रह जाती है। और जो पेल वाली होती है, टाइप ए पेल वाली जो होती है, ये आपका रिन्यूइंग स्टेम सेल यानी कि नई स्टेम सेल यानी कि नई स्पर्मेटोगोनियम फॉर्म कर लेती है और फिर दोबारा से ये पूरा प्रोसेस होता है। तो ये था आज हमारा लेक्चर स्पर्मेटोजेनेसिस। इसमें से कोई सवाल अगर आपके जहन में आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स।